एपिसोड 26। प्राची डरते हुए पीछे की ओर जा रही थी और तनिष्क उसके और बढ़ रहा था। पीछे जाते जाते प्राची अचानक सोफे पर गिर जाती है। सोफे पर गिरते ही प्राची अपने चेहरे को ऊपर करके देखती है तो तनिष्क उसके पास आकर उसके और ही झुक रहा था। प्राची सोफे पर ही पीछे जाने की कोशिश करते हुए, तथा तनिष्क जी मैं आपके रूम में नहीं आती, वह शाम को पापा लेने आएंगे तो मैं अपने कपड़े। प्राची के और कुछ कहने से पहले तनिष्क अपने हाथ में पकड़ा एक शर्ट उसके सामने करता है तो प्रार्थी को कुछ समझ नहीं आती और वह उस शर्ट को देखती है जिसमें खून का धब्बा था। उस शर्ट को देखते हुए प्राची को याद आती है इसी शर्ट से प्राची ने अपने खून को साफ किया था। ये किसने किया? तनिष्क ने तेज आवाज में दांत पीसते हुए पूछा। तनिष्क के ऐसे पूछने से प्राची अंदर तक कांप उठती है और फिर हकलाते हुए बोली, वह मैंने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परमिशन के बिना मेरे शर्ट को हाथ भी लगाने की? तनिष्क ने चिल्लाया। वह भी बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। तनिष्क के ऐसे चिल्लाने से प्राची का पूरा शरीर कांप उठती है पर फिर भी अपनी सिर झुकाए प्राची कहती है, वह ये शर्ट बहुत पुरानी है और काफी छोटा भी हो गई है, यह आपको फिट नहीं आएगा तो इसलिए मैंने। प्राची के इतना कहते हैं तनिष्क उसके बाजू से पकड़ों से खड़ा करता है और अपने पास खींच के प्राची की आंखों में देखते हुए, ये शर्ट मेरा है या तुम्हारी? तुम्हें पता भी है यह मेरे लिए कितना खास है? तनिष्क ने प्राची के बाजुओं को बहुत ही ज्यादा कसके पकड़ा था जिस वजह से प्राची को बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रही थी और उसकी आंखें भी नम हो गई थी। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं थी यह आपके लिए खास है, मैं इसे। तुम्हें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और आज के बाद मेरे रूम में आने की हिम्मत मत करना। इतना कहकर तनिष्क प्राची को धक्का दे देता है जिससे प्राची फिर से सोफे पर गिर जाती है। तनिष्क दूसरी ओर मुड़ के चिल्लाकर, आउट, निकल जाओ। तनिष्क के ऐसे चिल्लाने से प्राची जल्दी से सोफे से उठकर रूम के बाहर चली जाती है। प्राची के आंखों से इस वक्त बेतहाशा आंसू गिर रही थी जो वह चाहकर भी नहीं रोक पा रही थी। प्राची वहां से सीधे टेरेस की ओर चली जाती है। प्राची के जाते ही तनिष्क एक बार डोर की तरफ देखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद तनिष्क अपनी आंखें खोलकर उस शर्ट को देखता है और उसे अपने हाथ में देखते हुए कुछ सोचने लगता है। कुछ देर बाद तनिष्क उस शर्ट को अपने हाथ में पकड़े ही किसी को कॉल करता है और कहता है, चॉपर तैयार है? यस बॉस। ओके। इतना कहकर तनिष्क कॉल कट कर देता है और वहां से बालकनी में चला जाता है। वही प्राची टेरेस के एक कोने में खड़े होकर रो रही थी। वह बार बार अपने आंसुओं को पोंछ रही थी पर वह जितना अपने आंसुओं को पहुंचती वह उतना ही ज्यादा बहती, पर फिर भी प्राची अपनी आंखों से आंसू पहुंचती है और आसमान को देखती है। कुछ देर बाद, दी पापा आ गए हैं, हमें लेने चलिए जल्दी नीचे। प्राची के कान में टीना की आवाज पड़ती है तो प्राची जल्दी से अपनी आंखों से आंसू पहुंचकर खुद को नॉर्मल कर, तू जा, मैं आ रही हूँ। प्राची की आवाज सुनकर टीना जो इस वक्त बहुत ज्यादा खुश थी वह खुशी खुशी वहां से चली जाती है। टीना के जाने के बाद प्राची 3-4 बार गहरी गहरी सांसें लेती है और खुद को शांत करके अपने चेहरे पर एक स्माइल लाकर टेरेस से नीचे उतर जाती है। प्राची हॉल में जाती है तो उसके पापा सोफे पर बैठे थे। प्राची को देख महेश जी उठ खड़े होते हैं। प्राची दौड़कर अपने पापा के पास जाकर उनके गले लग जाती है। महेश जी भी प्राची के पीठ को थपथपाने लगती हैं। कुछ देर बाद महेश जी प्राची को देख कहते हैं, अब हमें चलना होगा बेटी, तुम अपने लगेज लेकर आओ। महेश जी की बात सुनकर प्राची अपनी नज़र झुका लेती है। उसे तनिष्क की बात याद आ जाती है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अभी वह क्या कहें। वह पापा, लगेज यहाँ से ले जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी मेरे सारे कपड़े तो घर में है ही, तो मैं यहाँ से क्या ही ले जाऊंगी। प्राची की बात महेश जी को भी ठीक लगती है। वह अपना सिर हम हिलाकर, सही कहा तुमने, ठीक है चलो। दी लगेज तो नहीं ले जाएगी पर आप अपना फोन तो ले आओ, वह कहाँ है? टीना की बात सुनकर प्राची को याद आती है जब वह सोफे पर गिर गई थी तभी उसकी फोन वहीं गिर गई थी। शायद प्राची, बेटा का फोन रूम में है, बेटा जाओ अपना फोन ले आओ, आलोक जी कहते हैं। रूम में जाने की बात से ही प्राची के हाथ पैर कांप रहे थे पर फिर भी सबके सामने वो अपने चेहरे पर स्माइल लाकर वह वहां से रूम की ओर चली जाती है। रूम में जाते हुए प्राची की धड़कन काफी ज्यादा तेज हो गई थी। उसे यह सोचकर ही डर लग रही थी कि अभी वह रूम में जाएगी तो तनिष्क उसका क्या हाल करेगा। प्राची अपने रूम की ओर जा ही रही थी तभी वह सामने से आते हुए शौर्य को देखता है जो इस वक्त खुद में ही कुछ बड़बड़ा रहा था और उसका ध्यान दूसरी ओर था। शौर्य को देख प्राची के दिमाग में कुछ आता है और वह जल्दी से शौर्य के पास जाकर उसे रोकते हुए, शौर्य रुक, सुनना। प्राची की आवाज सुन शौर्य रुक जाता है और प्राची को देखते हुए, हाँ रुक गया, अब सुना। वह मेरी फोन रूम में है और पापा जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी जाना है, तो क्या तू जल्दी से मेरी फोन लेकर आएगा? शायद मेरा फोन सोफे के आसपास कहीं गिर गया होगा। फोन तो ले आऊंगा पर कौन से सोफे? भैया के रूम में तो 3 सोफे हैं और एक बालकनी में, तो कौन से वाले में? अरे वही जो मिरर के पास है। ठीक है तो नीचे जा, मैं अभी तेरी फोन लेकर आता हूँ। इतना कहकर शौर्य तनिष्क के रूम की ओर चला जाता है।
कुछ देर बाद शौर्य बाहर आता है तो प्राची वहीं पर खड़ी थी। प्राची को ही देख शौर्य उसके पास आकर कहता है, मैंने तुझे नीचे जाने को कहा था ना, तो तू यहाँ पर क्या कर रही है? फोन लेने के लिए खड़ी हूँ और थैंक यू सो मच फोन देने के लिए। इतना कहकर प्राची खुश होकर अपने फोन को ले लेती है। फोन लेकर प्राची शौर्य के चेहरे को देखती है जो अभी कुछ अजीब लग रहा था। शौर्य, तुझे कुछ हुआ है क्या? ऐसे तेरा चेहरा अजीब क्यों लग रहा है? और तेरे गाल पर ये तो उंगलियों के निशान है, तुझे किसी ने थप्पड़ मारा? प्राची की बात सुनकर शौर्य मुंह बनाकर जो भी हुआ सब प्राची को कह देता है, जिसे सुन प्राची जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए वह शौर्य को हक कर लेती है और उसके गाल पर अपनी हाथ रख उसके गाल को सहलाते हुए, बेचारा उस लड़की ने तो मुझे उल्लू बना दिया, पर सही है तूने भी गलत किया। वह लड़की शायद उन गुंडों से बचने के लिए तेरे पास आई थी और तूने उल्टा उसे ही जबरदस्ती किसी कर लिया, गलती तेरा है। प्राची की बात सुनकर शौर्य प्राची को खुद से दूर कर झुंझुलाकर, यार मुझे तो कहना ही नहीं चाहिए था, मैं भूल गया था कि तू भी एक लड़की है और लड़की तो लड़की की साइड ही लेगी ना। इतना कहकर शौर्य पैर पटक के वहां से चला जाता है। शौर्य के जाने के बाद भी प्राची कुछ देर वहीं रुककर हंसती है और फिर मुड़ के वहां से हॉल की तरफ चली जाती है। वही तनिष्क अपने डोर पर खड़ा ये सब देख रहा था और उसकी आंखें गुस्से में आग का गोला बन गया था। वह प्राची को जाते हुए ऐसे देख रहा था जैसे वह प्राची को अपनी आंखों से ही जलाकर राख कर देगा। वैसे ही प्राची को देखते हुए तनिष्क अपने जेब से फोन निकलता है और किसी को कॉल कर, आज रात में नहीं निकल रहा चॉपर, कल के लिए तैयार करो। इतना कहकर उधर से कोई बात सुने बिना तनिष्क कॉल कट कर देता है। वही उधर एक लड़का फोन को अजीब नजरों से देखते हुए, बॉस भी ना, अभी सब कुछ तैयार हो गया है, 1 घंटे बाद वह निकलेंगे और अभी कह रहे हैं कैंसिल, कल के लिए जब जो मन चाहे वह करता है, हमारा तो कोई पड़ा ही नहीं। इतना कहकर वह लड़का एक गहरी सांस छोड़ता है। वही प्राची आलोक जी और रुक्मणी जी को प्रणाम करती है और मिश्का शौर्य को बाय करके महेश जी के साथ चली जाती है। एक आलीशान विला के मास्टर बेडरूम में एक लड़का वॉशरूम से बाहर आता है जिसने इस वक्त सिर्फ एक व्हाइट कलर की बाथरोब पहना हुआ था। उसके बाल अभी भी भीगे हुए थे, बाथरोब से उसका मस्कुलर चेस्ट दिख रहा था। वह देखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। उसके ब्राउन आंखें, काले और सिल्की बाल, सांवला रंग, उसे कोई भी लड़की देखे तो अपनी दिल हार बैठे। वह लड़का बाहर आया ही था कि तभी उसके कान में अपने फोन की रिंग सुनाई देता है। वह टेबल से अपने फोन को लेकर कॉल रिसीव करता है तो उधर से कुछ कहता है जिसे सुनकर उस लड़के के चेहरे की एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। जहां उसके चेहरे पर अभी तक कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वही अभी उसके चेहरे पर लकीरें बन गए थे। ओके, मैं बात करता हूँ, इतना कहकर वह कॉल कट कर देता है। कॉल कट करके वह किसी को कॉल करता है। पहले तो उधर से कॉल रिसीव नहीं होता तो वह फिर से कॉल करता है। इस बार उधर से कॉल रिसीव कर लिया जाता है और वह लड़का बहुत ही सीरियस होकर बात करने लगता है। रात का वक्त, प्राची जब घर आती है तो वह जल्दी से जाकर अपनी मम्मी को हक करती है, पर राधिका जी प्राची को खुद से दूर करके, क्या है, ज्यादा नौटंकी मत कर और जाकर फ्रेश हो जा, पता नहीं इतना ज्यादा नौटंकी कहाँ से आ जाती है इससे। राधिका जी की बात सुनकर प्राची उदास हो जाती है और कहती है, मम्मी आपको क्या हो गई है? आप मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया ना, शादी तो कर ली मैंने तो फिर कैसा कर रहा हूँ मैं? बहुत बोलने लगी है, तू चुपचाप अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जा, नहीं तो रात का खाना नहीं मिलेगी, राधिका जी चिल्लाकर बोले। आज पहली बार राधिका जी प्राची के साथ इस तरह से बात कर रहे थे जिससे प्राची को बहुत ज्यादा हट हुई थी और उसकी आंखें नम हो गई थी। प्राची दौड़ते हुए अपने रूम में चली जाती है। प्राची को ऐसे ज्यादा देख टीना गुस्से में कहती है, मम्मी आप ऐसे अचानक बदल क्यों गई? आप दी के साथ ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? आप तो जिसे इतना प्यार करते थे ना, तो अचानक से आपका प्यार बदल कैसे गया? छोटी है, छोटी की तरह रहे और अपने कमरे में जा, राधिका जी ने टीना को आंखें दिखाकर कहा तो टीना गुस्से में पैर पटक वहां से अपने रूम में चली गई। टीना के जाने के बाद राधिका जी किचन की ओर जाने लगे, तभी महेश जी उनके हाथ को कस के पकड़ गुस्से में, राधिका तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची से ऐसे बात करने की? उसे तुमने कितना हट कर दिया? मैंने उसे हट नहीं किया, वह नौटंकी कर रही है, इतने सालों से उसकी नौटंकी झेल रही हूँ और नहीं झेलूंगी मैं, बस कल शाम को यहाँ से निकल जाए सर दर्द कहीं का, और आप मुझे इसके बारे में कुछ भी कहने मत आइएगा। इतने सालों से मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, इतना प्यार दिया, यही इसके लिए बहुत है। इतना कहकर राधिका जी वहां से किचन की ओर चले गए और महेश जी लाचारी से वहीं पर खड़े रहे, उनकी आंखें नम हो गई थी। प्राची डिनर करके अपने रूम में आ गई थी और खिड़की के पास खड़ी आसमान में देख रही थी। उसके आंखों में वह सारे सीन एक एक करके आ रही थी। जब जब वह तनिष्क से मिली थी, उनकी शादी, उनके इंटीमेट होना, तनिष्क के उसे प्रेगनेंसी पिला देना, प्राची के साथ बदतमीजी करना, उसे मरहम लगाना, शनाया के साथ तनिष्क का होना, प्राची को सब कुछ याद आ रही थी और साथ में उसे रुक्मणी जी की बात भी याद आ रही थी। प्राची यह सब सोच रही थी तभी उसके रूम का डोर लॉक होता है तो प्राची जाकर डोर ओपन करती है तो उसके सामने टीना खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ?
इतनी रात को तू मेरे रूम में? आज मेरे साथ रहेगी क्या रात को? अरे दी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके और जीजू के बीच में कैसे सो जाऊं? मुझ में थोड़ी शर्म है ना? टीना ने मुंह बनाकर कहा। टीना की बात सुनकर प्राची को कुछ समझ नहीं आती। वह असमंजस में टीना को देखने लगती है तो टीना मुस्कुराते हुए साइड में देखती है और डोर से हट जाती है। टीना के हटते ही वहां पर तनिष्का जाता है। तनिष्क को वहां पर देख प्राची की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वह हैरानी से तनिष्क को देखने लगती है। दी, हट जाओ, जीजू को अंदर आने दो। तनिष्क को देख, जीजू यह है आपका रूम, मतलब आप दोनों की रूम, और यह है आपकी बीवी। अब मैं चलती हूँ, बाय दी बाय जीजू, गुड नाइट। इतना कहकर टीना वहां से चली जाती है। वही प्राची तो हैरानी से बस तनिष्क को ही देखे जा रही थी, जिसका चेहरा अब तक शांत था। पर जैसे ही टीना वहां से गई, तनिष्क के एक्सप्रेशन बदल गए। उसके चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा और वह अपनी जानलेवा आंखों से प्राची को देखने लगा। ऐसे अचानक तनिष्क के एक्सप्रेशन बदलते देख प्राची कुछ समझ पाती उससे पहले तनिष्क प्राची को पाकर उसे अंदर पूछ करता है और खुद अंदर आकर डोर को बंद कर देता है और गुस्से में प्राची की ओर बढ़ने लगता है। तनिष्क के ऐसे अचानक एक्शन से प्राची खुद को संभाल नहीं पाई थी और वह फर्श पर गिर गई थी और तनिष्क को ऐसे अपने ओर आते देख वह फर्श पर ही पीछे सरकते हुए हकलाकर कहती है, तथा तनिष्क जी क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने तो फिर से कुछ नहीं किया। अगर आपने उस प्राची के और कुछ कहने से पहले तनिष्क प्राची को कमर से पकड़ उसे अपने गोद में उठा लेता है और वॉशरूम की ओर ले जाने लगता है। तनिष्क को ऐसा करते देख प्राची डर से अंदर तक सिहर उठती है और वह तनिष्क की गोद में ही छटपटाने लगती है। प्राची को ऐसे छटपटाते देख तनिष्क का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और उसका पकड़ प्राची के ऊपर कस जाता है, जिससे प्राची को दर्द महसूस होती है। तनिष्क प्राची को वॉशरूम में ले आता है और शॉवर के नीचे खड़ा कर देता है। ऐसा होते ही प्राची की दिल दर्द से भर जाती है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह अपने डरी हुई चेहरे को ऊपर करके तनिष्क को देखती है, जो गुस्से में खा जाने वाले नजरों से उसे घूर रहा था। एपिसोड 27, तुम लड़कों से दूर रहोगे। अब आगे। टीना अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, तभी उसकी फोन रिंग करने लगती है। टीना जब अपने फोन में देखती है तो वह इरिटेट होकर फोन को साइलेंट करके साइड में रख देती है और फिर से पढ़ाई में कंसंट्रेट करती है। टीना पढ़ाई में कंसंट्रेट तो कर रही थी, पर बार बार उसकी नज़र अपने फ़ोन में जा रही थी, जो बार बार रिंग हो रही थी। इतनी बार कॉल कर रहा है, जरूर कोई इमरजेंसी होगा, मुझे ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इतना सोचकर टीना कॉल रिसीव करती है तो उधर से एक आदमी का आवाज़ आता है। टीना, तुम कहाँ हो? कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी इतनी देर तक? राजीव सर, मैं अपने घर में हूँ और इतनी रात को मैं सो रही थी, इसलिए आपके कॉल रिसीव नहीं कर पाई, पर कंटिन्यू आपके कल आ रहे थे तो मैंने रिसीव कर लिया। सॉरी टीना, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, पर अभी मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। किस लिए सर? एक्चुअली अभी कुछ देर पहले हमारे पास एक वीआईपी पेशेंट आई है, जिसके लिए हमें एक असिस्टेंट की ज़रूरत है और तुमसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, तो तुम जल्दी से 10 मिनट के अंदर हॉस्पिटल चले आओ। इतनी रात को सर, आप अमित को क्यों नहीं कहते? वह भी तो आपको अच्छे से असिस्ट कर सकता है और पहले भी। टीना इतना कह रही थी तभी उधर से एक लड़की की आवाज़ आती है, टीना हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से आओ। ओके साक्षी मैम। इतना कहकर टीना कॉल कट कर देती है और वॉशरूम में जाकर एक रॉयल ब्लू कलर की सूट पहन के बाहर आते हैं। इतनी रात को मैं किसे कहकर जाऊं? दी को नहीं कह सकती, जीजू है उनके साथ, मम्मी पापा भी सो रहे होंगे। इतना सोचते हुए टीना अपने फ़ोन से अपने मम्मी पापा और प्राची को मैसेज कर देती है और घर से बाहर आकर अपने स्कूटी को लेकर वहां से निकल जाती है। थोड़ी दूर आकर टीना के दिमाग में कुछ आता है और वह फटाक से अपने स्कूटी को रोक, जीजू की कार कहाँ है? वह चले गए क्या? टीना स्कूटी रोककर यह सोच रही थी, तभी अचानक उसके फ़ोन में फिर से रिंग बजने लगता है तो टीना फ़ोन को उठाकर, हाँ मैम मैं आ रही हूँ, मैं घर से निकल गई हूँ। इतना कहकर टीना स्पीड में स्कूटी को चलाने लगती है। इस वक्त रात के 11:30 बज रहे थे, जिस वजह से सड़क काफ़ी हद तक खाली था। देहरादून। पहाड़ों से घिरा हुआ एक घने जंगल, जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा सा गोडाउन बना हुआ था। उसी गोडाउन की कुछ दूरी पर एक चौपर उतरता है और उसके अंदर से सबसे पहले 2 हैंडसम से लड़के निकलते हैं, जिनके चेहरे पर मास्क था। उन्होंने ब्लैक लॉन्ग जैकेट पहना हुआ था। उनके पीछे पीछे 2 और लड़के निकलते हैं, उन्होंने भी चेहरे पर मास्क पहना हुआ था और लॉन्ग जैकेट था। उन सब के पीछे एक लड़की निकलती है, जिसने भी चेहरे पर मास्क पहनी हुई थी और उसने भी लॉन्ग जैकेट पहनी हुई थी। उन सभी के कान में ब्लूटूथ लगे हुए थे। मिस्टर हर्षद, तुम पीछे से जाओ और सारे बच्चों को बाहर निकालो सावधानी से। पहले वाले लड़कों में से एक लड़का कहता है तो पीछे से एक लड़का अपना सिर हाँ में हिलाकर वहां से दूसरे साइड चला जाता है। श्रेया, जाओ जाकर उनकी ध्यान भटकाओ, उसने लड़की को देख कहा तो वह लड़की अपना सिर हाँ में हिलाकर सामने की ओर चली गई। मैक्स, तुझे पता है ना तुझे क्या करना है? यस एक्स, मुझे बहुत अच्छे से पता है मुझे क्या करना है। अंकित, तुम सामने से जाओगे, मैक्स ने आखिरी बचे लड़के को देख कहा।
अंकित अपना सिर हाँ में हिलाकर सामने चला गया। वही मैक्स और एक्स वहां से एक बार एक दूसरे को देख अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और दोनों अलग अलग साइड मुड़ जाते हैं। एक्स के हाथ में एक बैग था जिनमें बम था। उस बम को वह मैक्स की तरफ फेंकता है जिसे मैक्स कैच कर लेता है और अपने हाथों से थेंजाप दिखाकर चला जाता है। हर्षद पीछे से जा ही रहा था, तभी वह सामने दो खट्टे आदमी को देखता है। हर्षद उनको अपने गन पॉइंट पर रखकर ट्रिगर दबा देता है और गोली सीधा उन दोनों के सिर पर लगता है जिससे वह दोनों ही नीचे गिर जाता है। गन में साइलेंसर लगा हुआ था जिस वजह से और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलता। हर्षद चारों ओर देखते हुए गोडाउन के अंदर चला जाता है। हर्षद गोडाउन के अंदर जाता है तो चारों ओर बहुत सारे हटे करते आदमी घूम रहे थे जिनके हाथों में गन था। वह लोग काफी ज्यादा चौंकाने थे। हर्षद चुपके से उनको देखने लगता है। वही श्रेया अपने जैकेट को साइड में फेंक दिया था और उसने अपने चेहरे से मास्क भी हटा लिया था। वह दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी जिसे कोई भी देखे तो उसका मन डोल जाए। इस वक्त उसने एक नेवी ब्लू कलर की हॉट डीप नेक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। श्रेया अपने हाथों से अपने बालों को बिखेरती है और जमीन से मिट्टी लेकर अपने बॉडी पर और चेहरे पर लगाती है, फिर भागते हुए गोडाउन के अंदर चली जाती है। इस वक्त श्रेया के आंखों में आंसू थे और वह बहुत ही मासूम लग रही थी। ऐसे किसी लड़की के अंदर आने से सारे लोग उसके पास चले जाते हैं। एक आदमी पूछता है, ए लड़की यहाँ क्या कर रही है? रुपए। श्रेया अपने हाथ जोड़कर रोते हुए, मुझे बचा लीजिए, एक आदमी मेरे पीछे पड़ा है, मैं बहुत मुश्किल से भाग कर आई हूँ, भैया मुझे बचा लीजिए नहीं तो वह मुझे मार देगा। श्रेया की बात सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनको ऐसे एक दूसरे को देखते देख श्रेया अपनी तिरछी आंखों से सभी के चेहरे को देखने लगती है। वहां पर कुछ लोग जो बिल्कुल भावुक थे और कुछ लोग ऐसे थे जो श्रेया के बॉडी को गंदी नजर से घूर रहे थे। सभी की नज़र एक आदमी पर था। वह आदमी अपना सिर हाँ में हिलाता है तो सभी के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ जाता है और एक आदमी कहता है, हम आपको उससे बचा लेंगे, आप चलिए हमारे साथ अंदर। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। इतना कहकर श्रेया उस आदमी के साथ अंदर चली जाती है। श्रेया के अंदर जाते ही वह सब इकट्ठे होकर एक दूसरे को देखते हैं। इस लड़की का क्या किया जाए? क्या इसको भी इसे हमारी दूसरे डील के लिए रख देते हैं? अभी तो हम बच्चे को सप्लाई कर रहे हैं तो अभी इसकी कोई काम नहीं है, कल रात को एक और डील है उसमें ये काम आ जाएगी। वह आदमी इतना कह रहा था तभी एक गोली आकर सीधा उसके सिर पर लगता है और वह वहीं पर गिर जाता है। सभी इस एक्शन को देख चौकन्ना हो जाता है और इधर उधर छुपकर जिधर से गोली आया था उधर शूट करने लगता है। आप लोग कहाँ हैं? काम हुआ? अंकित ने पूछा। अंकित संभाल कर, हम अंदर आ गए हैं और हमारा काम भी हो गया है, पर तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, संभाल के। यस मैक्स। इतना कहकर अंकित एक बार चारों तरफ देखता है तो चारों ओर बहुत सारे आदमी उसको घर के खड़े थे और सभी को अपने चारों ओर देख अंकित के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाता है। मेरा काम हो गया, सारे बच्चे बाहर है, हर्षद की आवाज़ सुनाई देता है। और मैंने काफ़ी हद तक इन आदमियों को गोडाउन के अंदर ले आई हूँ, बहुत सारे लोग हैं और बाकी जो है अंकित तुम उनको संभाल लो, श्रेया कहती है। हमारे पास बस 3 मिनट है, अगर 3 मिनट के अंदर हम में से कोई अंदर रहा तो वह भी इन आदमियों के साथ ब्लास्ट हो जाएगा, मिस्टर एक्स कहते हैं। अंकित और हर्षद घबराते हुए कहते हैं, बट श्रेया अंदर है, थोड़ा टाइम तो देना। अंकित, हर्षद तुम दोनों को अच्छे से पता है हम जब भी कोई मिशन में जाते हैं तो हमें अपने सारे इमोशंस को बाहर ही फेंक के आना होता है और हमें अपनी जान की परवाह नहीं करनी चाहिए, मैक्स कहते हैं। पर अंकित कुछ कहता उससे पहले उधर से श्रेया कहती है, डोंट वरी, मैं बाहर आ जाऊं और अगर मैं बाहर ना भी आई तो इन सारे बच्चों को उनकी फैमिली तक पहुंचा देना। श्रेया के इतना कहते ही अंकित और हर्षद अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी अचानक एक गोली आकर अंकित को लगता है। अंकित के मुंह से चीख निकल जाता है जिसे सुनकर श्रेया और हर्षद एक साथ कहते हैं, अंकित तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। इतना कहकर अंकित अपने सामने खड़े आदमियों को एक के बाद एक गोली करते हुए दौड़ने लगता है। वह पीछे मुड़ के उनको गोली कर रहा था और एक एक पेड़ के पीछे छुप रहा था। अंकित के कंधे से खून बह रहा था पर उसे देखकर लग नहीं रहा था कि उसे थोड़ा भी दर्द हो रहा हो। कुछ ही देर में वहां पर एक्स और मैक्स भी आ जाते हैं और वह दोनों भी उन आदमियों पर गोली बरसाने लगते हैं। कुछ ही पल में वहां पर सारे आदमी की लाश पड़ी थी। अब बस 1 मिनट बचा है, एक्स कहते हैं। तभी उनके पास हर्षद कार लेकर आ जाता है जहां पर बहुत सारे बच्चे थे जिनकी उम्र 5 से 6 साल की होगी। श्रेया तुम कहाँ हो? श्रेया तुम ठीक हो ना, जवाब दो, हर्षद कहता है। पर उधर श्रेया कोई रिस्पॉन्स नहीं करती जिससे हर्षद और अंकित घबराने लगता है। पर मिस्टर एक्स और मिस्टर मैक्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह चारों ओर एकटक उस गोडाउन को देख रहे थे और कुछ ही पल में वह गोडाउन ब्लास्ट हो जाता है। उस गोडाउन के ब्लास्ट होते ही अंकित और हर्षद अपनी आंखें बंद कर लेता है। उनकी आंखें हल्का नम हो गया था। हर्षद, अंकित लगता है अभी तक तुम दोनों की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, तुम दोनों को फिर से ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहिए।
एक्स के इस बात को सुनकर हर्षद अंकित अपना सिर नीचे झुका लेता है और अंकित कहता है, सॉरी सर बट श्रेया हमारी फ्रेंड है और हम एजेंट है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने सारे इमोशन को मार दे। अगर ऐसा है तो हमें और इन क्रिमिनल में क्या ही फर्क है। उन दोनों की बात सुनकर एक्स और मैक्स उन दोनों को घूर कर देखते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, क्या बात है, बड़ी मौज हो रही है तुम लोगों की। यह सोचकर कि मैं मर गई, इतनी जल्दी नहीं मरने वाली मैं। इस आवाज को सुनकर सभी पीछे देखते हैं जहां से श्रेया आ रही थी। श्रेया को देख हर्षद और अंकित दौड़ते हुए उसके पास जाता है और उसे हक कर लेता है, जिससे श्रेया उनके भार को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही वह उन दोनों को खुद के ऊपर से धक्का देते हुए, हटो मेरे ऊपर से, कितने भारी हो मैं, क्या कोई पेड़ दिख रही हो जो मुझ पे लटके हो, तुम दोनों हटाओ। श्रेया के ऐसे कहने पर वह दोनों ही उसके ऊपर से उठ बैठ जाता है और दोनों श्रेया को पकड़ उसके गालों पर किस कर लेते हैं। उन दोनों के ऐसा करते देख श्रेया दोनों को घूर कर देखती है और अपने गालों को रब करते हुए, कितनी बार कहा है मुझे किस मत किया करो, मुझे पसंद नहीं है, किसी दिन मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। एक तो हम इतने खुश हुए कि तू जिंदा है, ऊपर से तू हमें ही सुना रहा है, कैसी लड़की है यार। अंकित चीरते हुए कहा, जैसे भी हो तुम दोनों से बेहतर हूँ। इतना कहकर श्रेया सामने एक्स और मिस्टर मैक्स को देखती है और उठकर उनके पास जाने लगती है। तुम दोनों का नौटंकी हो गया हो तो इन बच्चों को पुलिस स्टेशन पहुंचा दो, जहां से इनके मम्मी पापा इनको ले जाएंगे, मैक्स कहते हैं। मैक्स की बात सुनकर हर्षद और अंकित अपना मुंह बनाता है और उठकर उनके पास आ जाता है और दोनों ही कार में बैठकर बच्चों को लेकर वहां से निकल जाता है। प्राची इस वक्त बेड पर लेटी करवट ले रही थी, उसके आंखों से आंसू गिर रही थी। वह कुछ देर पहले जो भी हुआ वह सोचने लगती है। तनिष्क जबरदस्ती प्राची को लेकर शावर के नीचे खड़ा कर देता है और शावर ऑन करने ही वाला था, तभी प्राची तनिष्क को रोकते हुए, तनिष्क जी आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, आपको बताना होगा आप चाहते क्या है। प्राची ने बहुत हिम्मत करके तनिष्क से इतना पूछी थी और इतना पूछते ही वह अपनी सिर झुका लेती है, पर उसे अपने ऊपर तनिष्क की घूरती आंखों की तपीस फील हो रही थी। मैं यहाँ पर बस तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। प्राची तनिष्क को देखती है। तनिष्क प्राची के आंखों में देख, पहली बार किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई है, यह एक सीक्रेट है और तुम लड़कों से दूर रहोगे। अगर तुम किसी भी लड़के के आसपास रहे तो तुम्हारे लिए वह अच्छा नहीं होगी। इतना कहकर तनिष्क प्राची के ओर बढ़ने लगता है, पर प्राची जिसे तनिष्क की बात समझ नहीं आई थी वह तनिष्क को देख, मुझे ये बात पता है तनिष्क जी के यह शादी सीक्रेट है और मैं किसी को भी यह बता नहीं सकती और मैं बताऊंगी भी नहीं, पर आपने ये को कहा कि मैं लड़कों से दूर रहूं, मैंने तो आपको नहीं कहा कि आप लड़कियों से दूर रहिए, तो आप क्यों कह रहे हैं, और क्यों रहूं मैं लड़कों से दूर। प्राची की बात सुनकर तनिष्क प्राची के गर्दन को पकड़ दबाते हुए, क्योंकि मैंने कहा है। किस हक से कहा है आपने, आप तो मुझे अपने वाइफ मानते ही नहीं है। प्राची जी से अपने गर्दन पर बहुत ज्यादा पेन हो रही थी और उसे ठीक से कहा भी नहीं जा रहा था, पर फिर भी वह कहती है। प्राची की बात सुनकर तनिष्क अपने दांत पीसते हुए कुछ कहने ही वाला था, तभी उसके फोन रिंग करने लगता है। फोन रिंग करने से तनिष्क अपने स्क्रीन पर देखता है तो प्राची की नज़र भी स्क्रीन पर चली जाती है जिसमें माय लव लिखा हुआ था, जिसे देख प्राची अपनी चेहरा नीचे कर लेती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तनिष्क एक नज़र प्राची को देख उस कॉल को रिसीव करके बात करते हुए वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद जब प्राची वॉशरूम से बाहर आती है तो तनिष्क वहां नहीं था। ये सब याद करते हैं प्राची को बहुत बुरा लग रहा था। वह खुद से कहती है, मॉम ने कहा है आपके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स पैदा करने को, ऐसा कुछ कहने को, ताकि आप भी मुझसे प्यार करें, पर मैं कैसे करूं, क्या करूं। हर बार मैं कुछ ऐसा कर देती हूँ जिसे आप मेरे ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। मैं जो करना चाहती हूँ तो बिगड़ जाती है, और मैं कैसे आपके दिल से शनाया को बाहर निकालूं जब आप शनाया से इतना प्यार करते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, तो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। इतना कहते हुए प्राची अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर बंद आंखों से भी उसके आंसू निकल रहे थे। टीना मुंह लटकाए ऑपरेशन थिएटर में खड़ी थी और सामने देख रही थी जहां उसके मैम ऑपरेशन कर रहे थे और उसका सर खड़े होकर प्यार से उसे देख रहा था। यार मुझे तो लग रहा था कि मैं यहाँ पर कोई काम नहीं करने वाली, फालतू ही मुझे बुला रहे हैं, पर अब तो मुझे लग रहा है कि यह सर फालतू के यहाँ पर है। एक बार मैं कॉलेज से बाहर जाऊँ, मेरी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में मुड़कर भी इस छछूंदर को नहीं देखूंगी। टीना क्या कर रहे हो तुम, क्या सोच रहे हो, इसके खून को साफ करो फास्ट। यस मैम। सुबह के 5 बजे ऑपरेशन सक्सेसफुल होती है तो साक्षी मैम हम एक गहरी सांस छोड़कर टीना को देख, टीना सॉरी तुम्हें रात को बहुत परेशान किया ना, इतनी रात को बुलाकर लाया और पूरी रात तक। कोई बात नहीं मैम, अगर मुझे कुछ सीखना है तो इतना तो करना होगा ना, मैं आपके साथ पूरी रात तक थी यहाँ पर, मैंने ही ऑपरेशन देखा, आपको असिस्ट किया और मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मुझे तो आपको थैंक यू कहना चाहिए, आप मुझे सॉरी क्यों कह रहे हैं।
वैसे थैंक यू तो आपको मुझे भी कहना चाहिए क्योंकि मैंने ही मैम को कहा था कि आप बहुत अच्छे उनको असिस्ट कर सकते हैं, सर आगे आते हुए बोले। टीना अपने चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल लाकर थैंक यू राजीव सर। राजीव सर टीना के कंधे पर हाथ रख सहलात हुए। कोई बात नहीं टीना, अगर हमारी वजह से हमारे स्टूडेंट कुछ सीखते हैं तो इससे हमें गर्व महसूस होता है। टीना अपने कंधे से उनके हाथ को हटाकर, ठीक है साक्षी मैम राजीव सर मैं अभी घर जाती हूँ, पूरी रात में घर नहीं थी तो अभी मुझे घर जाना चाहिए, बाय बाय। इतना कहकर टीना जल्दी से ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल जाती है और एक राहत की सांस लेती है। एपिसोड 28 राधिका जी की सच टीना के सामने। अब आगे। टीना जल्दबाजी में स्कूटी चला रही थी। इस वक्त सुबह के 5:30 बज रहे थे और इस वजह से सड़क भी पूरी तरह से खाली थी, बस कुछ एक दो लोग जो मॉर्निंग वॉक करने निकले थे। टीना स्कूटी चला ही रही थी तभी एक पार्क में उसे कुछ लोग दिखते हैं जो गोल खड़े होकर हंस रहे हैं। उनको देख टीना उनको देखने लगती है, तभी अचानक उसके कान में एक आवाज़ पड़ती है और जब वह सामने देखती है तो उसके सामने से एक लग्जरियस कार आ रही थी। उस कार को देख टीना की चीख निकल जाती है और वह कुछ कर पाती तब तक वह कार उसकी स्कूटी को टक्कर मार चुकी थी। टिन दो स्कूटी लेकर धड़ाम से सड़क के साइड कीचड़ में गिर जाती है जिससे उसकी ड्रेस बिल्कुल खराब हो जाती है। यार यह क्या है, कीचड़ लग गई। टीना बैठते हुए अपने हाथों और कपड़ों को देखकर चिल्लाई, फिर गुस्से में उसे कर को देखते हुए उठ खड़ी होती है और उसे कर के पास जाकर बाहर निकले, कौन मंदबुद्धि कार चला रहा है जिसे कार चलाना ही नहीं आता, खाली सड़क पर रोंग साइड पर जा रहे हैं, बाहर आइए, मैंने कहा बाहर आइए। टीना जोर जोर से कार के विंडो अपने हाथ मारते हुए बोली। टीना के ऐसा करने से कार के अंदर से एक हैंडसम सा लड़का उतरता है जिसकी आंखें ब्राउन कलर का था, सांवला रंग, मस्कुलर बॉडी, 6.2 फीट हाइट, वह दिखने में काफी डैशिंग था। एक पल को तो टीना भी उसे देखता ही रह गई और फिर अपनी सिर झटक, ए मिस्टर तुम्हें दिखता नहीं है कि तुम रॉन्ग साइड से जा रहे हो, अब क्या होगी, तुमने मेरी स्कूटी को तोड़ दी, अब मैं घर कैसे जाऊंगी, यहाँ से मेरे घर कितनी दूर है तुम्हें पता है, ऊपर से मेरे कपड़े में टीचर भी लग गई, क्या इसे तुम मेरे घर में आकर साफ कर दोगे, एक तो सुबह सुबह निकले हो और अगर निकले हो तो सड़क पूरा खाली है, तुम लेफ्ट साइड में जाओ, तुम्हें रंग साइड जाना होता है, अगर तुम्हें राइट साइड और रॉन्ग साइड का फर्क पता नहीं है तो पहले सीख कर। टीना के और कुछ कहने से पहले वह लड़का टीना के मुंह पर हाथ रख देता है और उसे घूरते हुए, सर अब तुम बहुत नहीं बोल रहे और अभी सुबह है और अभी कोई नहीं है तो मैं किसी भी साइड पर जाऊं, मेरा मर्जी, और तुम ना जाने कहाँ देखकर स्कूटी चला रहे थे तो गलती तुम्हारी है ना कि मेरा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद गलती करते हो और इल्जाम मुझ पर लगाते हो। टीना उसके हाथ को अपने मुंह से हटाकर अपने कमर पर हाथ रख बोली। टीना की बात सुनकर वह लड़का टीना को घूरता है और फिर अपने कार के पास जाकर कार का डोर खोल अंदर कुछ करने लगता है। टीना को कुछ समझ नहीं आ रही थी, वह बस आंखें छोटी करके देख रही थी, तभी वह लड़का कार का डोर जोर के आवाज से बंद कर एक पैसे की गड्डी टीना के और फेंकता है और कहता है, इसके लिए तुम हंगामा कर रहे हो ना, इसे लो, स्कूटी ठीक कर लेना, अब दफा हो यहाँ से। इतना कहकर वह लड़का अपने कार में जाकर बैठने लगा, पर उसके इस हरकत से टीना का गुस्सा और बढ़ गई थी। वह उस पैसे को नीचे से उठाती है और फिर अपने स्कूटी के पास जाकर अपने बैग को लेकर बैग में से कुछ करती है। टीना को ऐसा करते देख बब लड़का मन में कहता है, इसके जैसे लड़की होती ही है पैसों की भूख ही। इतना कहकर वह अपने स्कूटी के अंदर जाकर बैठ गया। वही टीना साइड में रखे पत्थर को देखती है जिसे देख टीना के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वह उस पत्थर को अपने हाथ में लेकर उस लग्जरियस कार के शीशे में मारती है, पर पहले उस शीशे का कुछ नहीं हो चार, जिसे देख टीना लगातार कई बार पत्थर से उस शीशे पे वार करने लगती है जिससे वह शीशा टूट जाता है। शीशा टूटने के बाद टीना उसे पैसे को कार में बैठे लड़के जो गुस्से में आग बबूला होकर टीना को घूर रहा था उसके मुंह पर फेंकता है और साथ में 100 का नोट भी फेंकते हुए बोली, ये लो पैसे और साथ में 100 रुपये एक्स्ट्रा है, अब तुम इन पैसों से ना अपने ही कार को ठीक करा लेना, ठीक है, बाय बाय। इतना कहकर टीना मुस्कुराते हुए अपने स्कूटी के पास आ जाती है। इस वक्त टीना के चेहरे पर एक जीत की स्माइल थी, वह अपने स्कूटी को उठाकर सीधा ले जाने लगती है। वही कार में बैठा लड़का जिसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी भींच लिया था, उसका चेहरा इस वक्त इतना खतरनाक लग रहा था जिसे देख कोई भी डर से कांप जाए। प्राची जो रात भर सो नहीं पाई थी, सुबह 6 बजे वह अपने रूम से निकलकर टेरेस में चली जाती है, सामने आसमान को देखने लगती है। इस वक्त आसमान में काले बादल छाए हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे अभी बारिश शुरू हो जाएगी। आसमान को देख प्राची को ऐसा लगती है जैसे वह आसमान न होकर उसकी दिल हो। आसमान में भी काले बादल छाए हुए थे और उसके दिल में भी प्राची की आंखों से आंसू गिरने लगती हैं। प्राची रो ही रही थी तभी उसकी नज़र नीचे गेट पर जाती है जहां टीना अपने स्कूटी को लेकर आ रही है और उसकी हालत देखकर प्राची को कुछ ठीक नहीं लगती। टीना का चेहरा गुस्से से लाल था और उसके कपड़े भी कीचड़ में सने हुए थे। प्राची अपनी आंखों से आंसू पहुंचकर जल्दी से टेरेस से नीचे की ओर जाने लगती है। टीना जब घर के अंदर आती है तो अपने सामने प्राची को पाती है जो उसे घूर रही थी।
कहाँ गई थी तू इतनी सुबह? प्राची ने टीना को घूर कर देख पूछा। अरे दी, मैं सुबह नहीं, रात को ही गई थी, शायद तब 11 या फिर 11:30 बज रहे होंगे, टीना प्राची के पास आते हुए कहा। टीना की बात सुनकर प्राची की आंखें हैरानी से फैल गई। क्या तू कल रात को गई थी? और अभी आ रही है? कहाँ थी पूरी रात? और तूने किसी को बताना भी जरूरी नहीं समझा? मुझे भी नहीं। दी, पहले आप अपनी फ़ोन चेक करिए, मैंने आपको मैसेज भेज दिया है और साथ में मम्मी पापा को भी। आप लोग सो रहे थे इसलिए मैंने आप लोगों को जगाया नहीं, अभी मैं फ्रेश होना चाहती हूँ। वैसे भी मेरी सुबह की शुरुआत ही बुरी हुई, उससे चमगादड़ से मिलकर अब मैं जल्दी से खुद को साफ कर लूँ, उसकी वजह से तो मेरे कपड़े खराब हो गए। ये सब बराबराते हुए टीना अपने रूम की ओर चली जाती है। वही टीना की बात सुनकर प्राची सच में पड़ जाती है। फिर जल्दी से अपने रूम में जाकर अपने फ़ोन को देखते हैं तो टीना की मैसेज थी कि वह अपने साक्षी मैम को असिस्ट करने के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैसेज को देख प्राची एक गहरी सांस छोड़ती है और फिर खुद भी वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद प्राची बस एक पिन टॉवल को अपने ऊपर लपेट के वॉशरूम से बाहर आती है तो तभी उसे अपने फ़ोन की रिंग सुनाई देती है। प्राची स्क्रीन पर देख कॉल रिसीव करती है। हेलो डॉक्टर प्राची। हेलो महिमा जी, बताए इतनी सुबह सुबह आपने मुझे क्यों कॉल किया? कोई इमरजेंसी है? यस डॉक्टर प्राची, वह डॉक्टर सौरभ अपने एक इम्पॉर्टेंट काम के चलते शहर से बाहर गए हैं और अभी हमारे यहाँ पर एक पेशेंट आया है, उनका हालत बहुत ही खराब है। उनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उनके ऊपर हमला किया गया है और इस वक्त उनकी ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। उनके बॉडी में कई जगह पर गोली लगी है, प्लीज़ आप जल्दी से आइए, नहीं तो उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। उधर से महिमा की बात सुनकर प्राची जल्दी से कहती है, आप जल्दी से ओटी तैयार कीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। इतना कहकर प्राची कॉल कट कर देती है। सुबह के 7 बजे एक बिल्डिंग जिसका ऊंचाई आसमान को छू रहा था, उसके टॉप फ्लोर पर एक लड़का गुस्से में काउच पर बैठा था। उसका चेहरा ऐसा था जिसे देख कोई भी डर जाए, पर उसके सामने बैठा दूसरा लड़का जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कुछ देर बाद तनिष्क जोर जोर से हंसते हुए कहता है, सिद्धार्थ, तुझे कब से इतना गुस्सा आने लगा? तू तो कभी गुस्सा नहीं करता, गुस्सा करने का काम तो मेरा है, छोड़ो उस लड़की को, जाने दे। तनिष्क के बहुत बार समझाने के बाद कहीं सिद्धार्थ समझता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो उस लड़की के बारे में नहीं सोचेगा। सिद्धार्थ सिंघानिता तनिष्क का रायबेल है, पर रायबेल होने के बाद भी सिद्धार्थ के दूसरे के लिए जान भी दे सकता है। सिद्धार्थ हैंडसम और तनिष्क से उल्टा, जिसे गुस्सा बहुत ही कम आता है, बब हर काम सावक दिमाग से करता है। ठीक है तो अब मैं चलता हूँ, तनिष्क उठकर डोर की तरफ जाते हुए कहा। कहाँ जा रहा है तू? शनाया के पास, सिद्धार्थ ने पूछा। सिद्धार्थ के पूछने पर तनिष्क पीछे मुड़कर बस उसे एक स्माइल पास कर देता है। उसको ऐसा करते देख सिद्धार्थ के चेहरे पर भी एक तेरी स्माइल आ जाता है और वह उठकर वहां से जाते हुए, जो भी करेगा केयरफुल रहकर करना, उनको तेरे ऊपर शक ना हो। मैं चाहता हूं कि उनका शक मेरे ऊपर जाए ताकि हमारा काम आसान हो जाए। इतना कहकर तनिष्क वहां से निकल जाता है और तनिष्क के जाने के बाद सिद्धार्थ एक गहरी सांस छोड़ता है और अपना सिरना में हिलाकर अपने बेडरूम में चला जाता है। प्राची जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे सामने ही महिमा मिलती है। महिमा जी, ओटी तैयार है? प्राची ने सामने जाते हुए पूछा। महिमा भी प्राची के पीछे पीछे जाते हुए, डॉक्टर प्राची, हमने पहले ही ओटी तैयार कर दी है और पेशेंट भी वही है। आपने पुलिस को कॉल किया, उनको इन्फॉर्म किया इस बारे में? प्राची ने पूछा। नो डॉक्टर प्राची, हम में से किसी ने भी अभी तक पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि यह एक क्रिमिनल केस है और अगर पुलिस आएगी तो बहुत टाइम लगेगी और हो सकता है इतने टाइम में ये पेशेंट मर जाए, इस वजह से हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। महिमा की बात सुनकर प्राची रुक जाती है और महिमा को देख उसके कंधे पर हाथ रख, थैंक यू महिमा जी। इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है डॉक्टर प्राची, आपसे ही तो हमने सीखा है कि सबसे पहले हमारी इंसानियत होती है। आप चाहिए ऑपरेशन के लिए, उसके बाद हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे जब पेशेंट आउट ऑफ डेंजर हो जाएगा तब। महिमा की बात सुनकर प्राची के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह जल्दी से ओटी के अंदर चली जाती है। महेश जी और टीना डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और राधिका जी उनको खाना परोस रहे थे। अभी तक प्राची नहीं आई। महेश जी खाना खाते हुए, टीना बेटा, तुम्हें खाना खाने से पहले प्राची को एक बार बुला लेना चाहिए था, 9 बजे बज गए, अभी तक वह नहीं आए नीचे। टीना खाना खाते हुए, पापा डॉन, तिवारी दी घर में नहीं है, वह उनकी एक इमरजेंसी कॉल आ गई थी हॉस्पिटल से तो वह वही गई है, आ जाएगी, शायद उनकी कोई ऑपरेशन होगा डॉन, तिवारी। टीना की बात सुनकर महेश जी कुछ कहते हैं उससे पहले राधिका जी कहते हैं, सुबह सुबह निकल गई महारानी, बस तुझे कह कर गई है, हमें कहना जरूरी नहीं समझी, ये लापरवाह, एक बार ये लड़की इस घर से निकल जाए फिर कभी उसकी चेहरा ना देखना पड़े, मुझे इसकी चेहरा देख देख कर मेरा पूरा दिन खराब जाता है, अच्छा ही हुआ सुबह सुबह का उसकी चेहरा नहीं देखना पड़ा मुझे आज। राधिका जी की बात सुनकर महेश जी उनको गुस्से में घूरने लगते हैं, साथ में टिन भी उनको घूरते हुए गुस्से में कहती है, मम्मा आपको हो क्या गया है, आप ऐसे दी को कैसे कह सकते हैं?
दी ने आप दोनों को इसलिए नहीं जगाया क्योंकि आप दोनों सो रहे थे और आपको पता है हम दोनों हमेशा ऐसे ही करते हैं। जब आप दोनों सो रहे होते हैं तो हम दोनों आप दोनों को परेशान नहीं करते, हम दोनों आप दोनों को मैसेज कर देते हैं। आप मैसेज चेक करिए। दी ने आपको मैसेज जरूर किया होगा कि वह हॉस्पिटल जा रही है, यहाँ पर तो आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे आप दी की रियल मॉम है ही नहीं। हाँ नहीं हूँ मैं तेरी दी की माँ। उसकी माँ तो कब की मर चुकी है, जब उसकी जन्म हुआ तभी जन्म होते ही अपनी माँ को खा गई और इन 22 सालों में मुझे धीरे धीरे करके खा रही है। राधिका जी की बात सुनकर टीना की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उससे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उसकी दी की सटेप मॉम है। मम्मा अगर ऐसी बात है तो फिर आपने इतने सालों से दी से जो इतना प्यार किया, क्या वह दिखावे के लिए था? अगर दिखावे के लिए था तो आपने ऐसा दिखावा किया ही क्यों? टीना एकदम हैरान होकर सवाल करती है। उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वह ये सोचकर अंदर तक डर रही थी कि अगर उसके प्राची को ये सच पता चला तो उसके दी की क्या हालत होगी। वही टीना की बात सुनकर राधिका जी कहते हैं, क्योंकि यह जो सारा प्रॉपर्टी है ना, वह सभी तेरे दीदी के माँ के नाम थी और उस औरत ने अपना सारा प्रॉपर्टी प्राची के नाम लिख कर गई। पर उसमें एक शर्त थी, जो ये था कि अगर प्राची की शादी 23 साल से पहले हो जाती है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, अगर उसकी कोई भाई बहन हो, मतलब अगर महेश जी ने दूसरी शादी किया और उनकी भाई बहन हुई तो सारे प्रॉपर्टी उसकी भाई या बहन को मिल जाएगी। इस नाते प्राची की शादी उसके 23 साल होने से पहले हो गई है। अभी वह 22 साल की है, तो इस वक्त पूरा प्रॉपर्टी का मालिक तू है और अब प्राची के मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो चाहिए थी वह मुझे मिल गई। राधिका जी की बात सुनकर टीना की सिर घूमने लगती है और वह गुस्से में तमतमाई कुर्सी से उठ खड़ी होती है और राधिका जी को देख, मम्मा आप इतने गिरे हुए कैसे हो सकते हैं? आपने बस कुछ प्रॉपर्टी के लिए एक मासूम सी लड़की के इमोशन को लेकर खेला, इतने सालों तक नाटक किया, बस प्यार का दिखावा। आपने ये सब इन प्रॉपर्टी के लिए किया ना, और अब ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है। आपको लगता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को आपको दे दूंगी या फिर मैं खुद इस प्रॉपर्टी को रखूंगी? मैं ये सारी प्रॉपर्टी फिर से मेरे दी के नाम कर दूंगी। इतना कहकर टीना ऊपर की ओर जाने लगी, तभी उसे नीचे से राधिका जी की आवाज सुनाई देती है, अगर तूने ऐसा किया तो तू अपनी माँ को खो देगी, मैं खुद को मार दूंगी, सुसाइड कर लूंगी मैं। राधिका जी की बात सुनकर टीना रुक जाती है और जब पीछे पलट के देखती है तो राधिका जी अपने गले में चाकू को रख के टीना को देख रहे थे, जिसे देख टीना हैरान हो गई और महेश जी को देखने लगी, जो खुद भी हैरान और लाचार दिख रहे थे। प्राची ओटी से बाहर आती है तो महिमा उसके पास आते हुए, डॉक्टर प्राची ऑपरेशन कैसा रहा? पेशेंट अब कैसा है? पेशेंट ठीक है महिमा जी, अभी आउट ऑफ डेंजर है। इतना कहकर प्राची अपने केबिन की ओर जाने लगी। वही महिमा को प्राची कुछ अलग अलग लग रही थी, पर वही प्राची पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और मुड़कर ओटी के अंदर जाते हैं तो एक आदमी जिसके बॉडी के ज्यादातर हिस्से में ही बैंडेज बंधे हुए थे, वह मशीनों से घिरा हुआ था। इस वक्त उसकी आंखें बंद था पर उसकी सांसें चल रहा था। महिमा उस आदमी को देखते हुए अपने फोन को लेकर पुलिस स्टेशन कॉल करने लगती है। प्राची अपने केबिन में कुर्सी से सिर टिकाए बैठी कुछ सोच रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रही थी वह बहुत ही गहरी सोच में है। प्राची कुछ सोच रही थी तभी उसके केबिन का डोर ओपन करके भागते हुए एक नर्स आती है और हौंफते हुए कहता है, डॉक्टर प्राची पेशेंट, वह न्यू पेशेंट। प्राची कुर्सी से उठती है और उस नर्स का देख, क्या न्यू पेशेंट? क्या उनको? आप जल्दी से चलिए, कुछ लोग जबरदस्ती ओटी के अंदर घुस गए हैं, वह लोग बहुत खतरनाक लग रहे थे। नर्स की बात सुनकर प्राची जल्दी से केबिन से बाहर निकल ओटी की ओर भागती है और जब ओटी में पहुंचती है तो उसे वह पेशेंट नहीं दिखता। प्राची टेंशन में बाहर आती है और सबको देखते हुए, पेशेंट कहाँ है? क्या हुआ उनके साथ? वह लोग कौन थे? किसी को पता है? नहीं मैम, हम में से किसी को भी नहीं पता वह लोग कौन थे, बस वह लोग आए और उन लोगों ने उस पेशेंट को ले गया। उन सभी के हाथ में गान थे। इतना कहते कहते एक वार्ड बॉय अपना सिर झुका लेता है। प्राची अपने सिर पर हाथ रख, मेरी ही गलती है, मुझे यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए था। फिर कुछ सोचते हुए फिर से अंदर जाती है और चारों तरफ इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है। प्राची को ऐसे पागलों की तरह खुद ढूंढते देख महिमा पूछती है, डॉक्टर प्राची आप क्या ढूंढ रहे हैं? महिमा की बात सुनकर प्राची रुक जाता है और महिमा को देख सोचती है, शायद उनकी बात ही सच हो गई, उनके साथ साथ वह उस चीज को भी ले गए। इसका मतलब वह जो भी कह रहे थे सच कह रहे थे। अब मुझे ये सीक्रेट रखनी होगी। अपने मन में इतना सोचकर प्राची एक गहरी सांस छोड़ती है और सामने महिमा को देख, आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? कब तक आ रहे हैं वह? कुछ ही देर में आ रहे हैं, मैंने इन्फॉर्म कर दिया। महिमा की बात सुनकर प्राची अपनी सिर हाँ में हिलाते हुए वही सोफे पर बैठ जाती है और अपने हाथों से अपने सिर पकड़ लेती है। प्राची को इस हालत में महिमा जी ने पहली बार देखी थी, जिससे उनको भी टेंशन होने लगी थी और वह इधर उधर घूम रहे थे। कौन था वह पेशेंट और उसको कौन लोग उठा कर ले गए? प्राची को उसने क्या बताया? क्या प्राची जो सीक्रेट रखना चाहती है वह सीक्रेट रख पाएगी या इस वजह से उसके लाइफ के आएगी को नई मुसीबत? एपिसोड 29।
टीना के घर छोना और प्राची पहुंची शूटिंग स्पॉट में। अब आगे पुलिस स्टेशन। दोपहर के 2:30 बजे। सर प्लीज मेरे बात का यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, हम सब एक साथ क्यों झूठा कहेंगे। इतनी सुबह मैं बस उसे आदमी का ऑपरेशन करने आई थी और वह आउट ऑफ डेंजर था और ओटी में ही था। कुछ लोगों से उठा कर ले गए हैं। मुझे पता नहीं कि सीसीटीवी फुटेज में क्यों कुछ नहीं देख रहा। सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है। प्लीज आप इन्वेस्टिगेशन करिए, उसे आदमी की जान खतरे में है प्लीज सर। प्राची पुलिस स्टेशन में थी और अपने सामने बैठे पुलिस ऑफिसर को देखते हुए उनसे कह रही थी, मिस प्राची। प्राची ने अपने मंगलसूत्र को अपने दुपट्टे से छुपा के रखी थी और उसने अपने हाथों में लाल चूड़ियां भी नहीं पहनी थी और मांग में सिंदूर को भी बालों से छुपा ली थी, जिस वजह से सभी को यही लग रही थी प्राची की शादी नहीं हुई है। पुलिस आप नहीं, मैं हूँ, आप बस एक डॉक्टर है तो आप अपना काम कीजिए, हमारे काम में दखलंदाजी मत करिए। हमें पता है हमें अपना काम कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है। पुलिस वाले ने रूडली प्राची को देख कहा। प्राची को अब गुस्सा आ रही थी पर किसी तरह खुद को शांत कर, सर मैं अपनी काम ही कर रही हूँ, वह मेरी पेशेंट है, उसके जान खतरे में है और हम डॉक्टर का काम होता है कि हम अपने पेशेंट को बचाएं और वह मेरी पेशेंट थी, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है, सो प्लीज। प्राची के और कुछ कहने से पहले पुलिस वाला साइड में खड़ी 2 लेडी कांस्टेबल को देखा है और वह लोग जबरदस्ती प्राची को पकड़ पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाने लगते हैं। सर प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको मेरी बात सुनी होगी सर, प्लीज उस आदमी को ढूंढ निकालिए, मैं सच कह रही हूँ वह आदमी एग्जिस्ट करता है। प्राची चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी पर वह पुलिस वाला प्राची की बात को इग्नोर करके फोन पर किसी से बात करने लगता है। वह दोनों लेडी कांस्टेबल प्राची को पुलिस स्टेशन के गेट से बाहर ले आते हैं और उसे बाहर फेंक अंदर चले जाते हैं। प्रार्थी अपने हाथ को झाड़ते हुए उठ खड़ी होती है और एक बार पुलिस स्टेशन को देख, मुझे कुछ करना होगा पर मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी नहीं पता, वह लोग कहाँ है, कौन है, मैंने तो उनको देखा भी नहीं। प्राची इतना कह ही रही थी तभी उसके पास से एक कार गुजरती है और जब प्राची उस कार में देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। मॉम ने तो कहा था तनिष्क जी कानपुर गए हुए हैं, अगर ऐसा है तो यहाँ तनिष्क जी कैसे, मुझे देखनी चाहिए जाकर। इतना सोचकर प्राची जल्दी से अपने कार के पास जाकर कार स्टार्ट कर उसे आर को फॉलो करने लगती है। टीना अपने ट्रॉली बैग को लेकर सीढ़ियों से उतर रही थी। टीना को ऐसे ट्रॉली के साथ देखकर महेश जी पूछते हैं, बेटा तुम कहीं पर ट्रिप पर जा रहे हो क्या, बहुत दिन का ट्रिप है क्या, इतने सारे कपड़े लेकर जा रहे हो और तुमने तो हमें बताया भी नहीं ऐसे अचानक। पापा मैं कोई ट्रिप पर नहीं जा रही हूँ, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, टीना ने नीचे आकर महेश जी को देख कहा। टीना की बात सुनकर राधिका जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह टीना के पास आकर उसे बाजुओं से पकड़ अपने और पलटा के, क्या कहा तूने, तू घर छोड़कर जा रही है, कहाँ जा रही है तू, घर छोड़कर क्यों जा रही है। टीना अपने हाथ को छुड़ाकर, मम्मा आपको ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ जहाँ पर आप हैं, आपको तो चाहिए था मैंने वह कर दी या ना आपके नाम से मैंने ये सारा प्रॉपर्टी कर दिया, अभी आपको सुसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैठे रहिए आप अपने इस प्रॉपर्टी को लेकर। टीना घर से बाहर जाने लगती है तभी महेश जी पूछते हैं, बेटा तुम जाओगे कहाँ, कहाँ रहोगे। टीना पीछे मुड़ अपने पापा को देख नरमी से, डोंट वरी पापा, कॉलेज हॉस्टल में मैं रह लूंगी, बस दी को ये सब पता मत चलने देना। इतना कहकर टीना मुड़ जाती है पर फिर रुक के पीछे मुड़ के दौड़ के आकर अपने पापा को गले लगाती है। उसकी आंखें नम हो गई थी और साथ में महेश जी की भी। टीना महेश जी से अलग होकर जाने लगती है तो राधिका जी रोते हुए महेश जी से बोले, महेश आप बेटी को रोकिए ना, वह घर छोड़कर जा रही है, अकेली लड़की जवान, वह कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, हॉस्टल सेफ नहीं है उसके लिए, आप रोक क्यों ना। महेश जी गुस्से में राधिका जी को देख, अब क्यों तुम्हें रोना आ रही है, तुम्हारे ही कर्मों का फल है, भगवान का शुक्र कि टीना तुम्हारी तरह नहीं हुई, प्राची की तरह हुई है। अब तो मैं शुक्र मनाता हूँ कि बचपन से टीना प्राची के साथ रहती थी, नहीं तो तुम उसे भी अपनी तरह बना देते। इतना कहकर महेश जी वहां से रूम में चले जाते हैं और राधिका जी वही सोफे पर बैठकर रोने लगते हैं। कुछ देर बाद वह अपनी आंखों से आंसू पहुंचकर अपने लाल आंखों से सामने देखते हुए खुद से कहते हैं, आज तेरी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई, मेरा पति मुझे इतनी बातें सुन रहा है, तू आज बस घर आ। प्राची देहरादून में पहाड़ों से गिरा एक बहुत ही खूबसूरत सा जगह जिसके बीचों बीच एक महल की तरह बड़ा आलीशान घर बना था। घर अंदर से भी काफी ज्यादा आलीशान था। वही हॉल के बीचों बच हर्षद और अंकित गेम खेल रहा था। वह दोनों गेम खेल ही रहे थे तभी अचानक सामने स्क्रीन बंद हो जाते हैं। स्क्रीन को बंद देख वह दोनों ही चिल्लाता है, ओह सेठ हम लास्ट स्टेज पर थे यार। इतना कहकर जैसे ही वह दोनों पीछे पलटते हैं तो पीछे श्रेया अपने कमर पर हाथ रखकर खड़ी उनको ही घूर रही थी। लास्ट स्टेज, वह तो मैं तुम लोगों को पहुंचाऊंगी, जिंदगी की लास्ट स्टेज में बच्चे हो क्या।
बच्चों की तरह हमेशा गेम खेलते रहते हो, शर्म नहीं आती? यहाँ पर मैं काम कर करके मार रही हूँ और तुम दोनों हमेशा गेम खेलते रहते हो। घर का सारा काम मैं करती हूँ, इन्वेस्टिगेशन मैं करती हूँ, सब कुछ अगर मैं ही करूँगी तो तुम दोनों रह के क्या करोगे? मर जाओ, गोली खा के मर जाओ। श्रेया की इतनी सारी बातें सुनकर वह दोनों ही मुंह बनाते हैं और हर्षद सोफे से उठकर कहता है, घर के काम हम भी करते हैं, बर्तन हम भी साफ करते हैं, झाड़ू पोछा भी हम भी लगाते हैं, बस खाना नहीं बनाना आता। अंकित भी उठकर श्रेया की ओर जाते हुए, और अगर कोई चीज़ हैक करना हो तो वह मैं ही करता हूँ, इन्वेस्टिगेशन भी मैं करता हूँ, रात तक मैंने काफ़ी हद तक काम करके रखा था। हाँ महान लोग, इतना करके तुम दोनों ने तो मुझे सार पहुंचा दिया है, बाकी का जो इतना काम है वह कौन करेगा? मैं, श्रेया ने चिल्लाकर कहा। ये सब छोड़, ये बता क्या पता चला वह आदमी कहाँ है? अब किस हालत में है? जिंदा तो है ना? हर्षद ने पूछा। नहीं पता, उनका कोई लोकेशन नहीं मिल रहा, बस लास्ट लोकेशन जो मिला था जंगल के बीच की सड़क पर, शायद वहीं पर उनका ट्रैकिंग डिवाइस गिर गया होगा कहीं, क्योंकि वहीं पर उनकी लास्ट लोकेशन दिखा रही है। उसके बाद वह कहाँ गए, कहाँ है, जिंदा भी है कि नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा, श्रेया ने टेंशन में कहा। पर हमें एक्स और मैक्स को किसी भी हाल में उनके इन्फॉर्मेशन देना होगा, वह बहुत जरूरी भी है, वह हमारे लिए कोहिनूर से भी ज़्यादा जरूरी है। अंकित दोनों को देख कहा, किसी भी तरह हमें पता करना होगा वह कहाँ है। हर्षद अपने नाखूनों को चबाते हुए कहा। वह तीनों बात कर ही रहे थे, तभी तीनों के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आते हैं तो तीनों ही देखते हैं, जिसे देख वह तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तुम दोनों पता करो वह कहाँ है, किस हालत में है, मैं संभाल लेता हूँ, श्रेया उन दोनों को देख बोला। तू अकेली संभल पाएगी? वहाँ बहुत ज़्यादा डेंजर है, अंकित ने श्रेया को देख कहा। तुझे शक है मेरे ऊपर अंकु बेबी? श्रेया ने आंखें छोटी करके कहा। यार यह अंकु क्या होता है? मैं सीरियस हूँ और तू मजाक कर रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजर है और तू वहाँ पर अकेली जाने की बात कर रही है। खतरों से खेलना ही काम है हमारी, खतरों से खेल कर ही मैं इतनी दूर तक आई हूँ, अब तुम लोग अपना दिमाग के घोड़े मत चलाओ और अपना काम करो, मैं संभाल लूंगी। इतना कहकर श्रेया वहाँ से अपने रूम की ओर जाने लगती है। श्रेया एक बार फिर सोच ले, मैं खुद संभाल लूंगा, मतलब इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगा किसी भी तरह, तू और अंकित चला जा, तू अकेली मत जा। हर्षू बेबी ट्रस्ट मी, मैं संभाल लूंगा, मैं तुम दोनों जैसे छोटे बच्चे नहीं हूँ बेबीज। श्रेया बिना पीछे मुड़े आगे जाते हुए चिल्लाकर बोली। श्रेया की बात सुनकर हर्षद और अंकित दोनों ही मुंह बना लेते हैं। ये लड़की क्या मिलता है इसे, ऐसे हमारा मजाक उड़ाकर, खुद तो हमेशा सीरियस होके रहता है और हम थोड़ा मस्ती करें तो उसे सहन नहीं होती, यह बिल्कुल एक्स और मैक्स की तरह है, इमोशनलेस। हर्षद ने चीरकर जाते हुए श्रेया को देख कहा। चल चलते हैं, क्या फायदा, ये तो हमारा कोई बात मानेगा नहीं, हम अपना काम करते हैं, अंकित ने वहां से दूसरी ओर जाते हुए कहा। और अंकित की बात सुनकर हर्षद भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। इस वक्त टीना अपने कॉलेज की गर्ल्स हॉस्टल के बाहर खड़ी थी, वह हॉस्टल को देखती है और एक गहरी सांस लेकर अंदर चली जाती है। टीना इस वक्त अपने रूम में अपने रूममेट के साथ बैठी थी, जो उसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी। टीना, तू मुझे बताएगी कि तू अपने घर को छोड़कर यहाँ पर हॉस्टल में आकर क्यों रह रही है? मतलब अच्छे खासे घर है और तू ही तो कहती थी कि तू कभी अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती है, तो अभी अचानक? प्रिया यार, घर में रहकर ना मुझे मतलब उतना फ्रीडम नहीं मिलती थी, मतलब कहीं भी जाओ तो घर में पूछकर जाना पड़ता था और मैं अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहती हूँ, इसी वजह से मैं हॉस्टल में आ गई। टीना की बात सुनकर प्रिया उसे घूरने लगी और टीना तिरछी आंखों से प्रिया को देख अपने मन में, यार इतना बुद्धू कैसे हो सकती हूँ मैं, यहाँ से ज़्यादा तो मुझे घर में ही फ्रीडम मिलती थी। टीना इतना सोच ही रही थी तभी प्रिया बोली, तू मुझे बताना नहीं चाहती है तो मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगी, आई नो शायद तेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होगी, पर जो भी हो मेरे लिए अच्छा ही है, वैसे भी इस रूम में अकेली अकेली रह के ना मैं बोर हो जाती हूँ, अच्छा है तू मेरे साथ रहेगी, प्रिया ने मुस्कुराकर कहा। प्रिया एक अनाथ थी और अपनी पढ़ाई की खर्च वह पार्ट टाइम जॉब करके निकालती थी। प्रिया की बात सुनकर टीना मुस्कुराती है और फिर वह दोनों बातें करने लगते हैं। तनिष्क का कार शूटिंग स्पॉट में रुकता है और उसके ठीक पीछे कुछ दूरी पर प्राची भी अपनी कार को रोकती है। तनिष्क घर से बाहर निकलता है, प्राची भी बाहर आती है और खुद से कहती है, ये तो तनिष्क जी ही है, इसका मतलब वह कानपुर से आ गए हैं, पर वह यहाँ पर शूटिंग स्पॉट में क्यों आए हैं? इतना सोचकर वह जाते हुए तनिष्क को देखने लगती है और कहती है, क्या मुझे उनके सामने जाना चाहिए? पर मुझे देखते ही तो वह गुस्सा हो जाएंगे, नहीं नहीं मुझे उनके सामने नहीं जाना चाहिए, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। इतना सोचकर प्राची मुड़कर अपने कार की ओर जाने ही लगी थी, तभी उसे अपने कान में एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। प्राची उस तरफ देखती है जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा बैठकर रो रही थी। प्राची उस बच्चे के पास जाती है और उस बच्चे को अपने गोद में लेकर उसके आंखों से आंसू पोंछ, क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तुम्हारा नाम क्या है?
मेरा नाम शुभम है और मम्मी मम्मी अंदर है, शुभम शूटिंग स्पॉट की तरफ इशारा करते हुए बोली। अंदर है मतलब तुम्हारे मम्मी वहां पर है? प्राची ने भी उधर ही इशारा करते हुए पूछा तो वह बच्चा अपना सिर हाँ में हिलती है। आप मुझे मेरे मम्मी के पास ले चलिए ना, वह बच्चा बड़ी मासूमियत से कहता है। शुभम की बात सुनकर प्राची उसे प्यार से देखने लगती है और फिर उसे लेकर शूटिंग स्पॉट के ओर चली जाती है। शूटिंग स्पॉट में आते ही प्राची के कान में वहां के लोगों की कई बातें सुनने को मिलते हैं। यार यह शनाया कितनी लकी है, द तनिष्क सिंघानिया उससे प्यार करते हैं। हाँ यार, और मैंने तो सुना है कि इन दोनों ने चुपके से शादी भी कर ली। हाँ, और मैंने सुना है कि शनाया ना प्रेग्नेंट थी और 2 बार अबॉर्शन कर ली। यह बड़े लोग इनकी बड़े बड़े कारनामे। वैसे तनिष्क सिंघानिया के साथ शनाया जैसे ब्यूटीफुल और हॉट लड़की को ही होना चाहिए। हाँ, मुझे तुम दोनों का जोड़ी बहुत पसंद आता है। और तनिष्क सिंघानिया जो सबके साथ रूडली बात करते हैं, वह शनाया के साथ कितने प्यार से रहते हैं, कितना प्यार है इन दोनों में। प्राची जो उधर से ही जा रही थी, उन सब की यह सब बातें सुनकर अब उसको समझ में आती है तनिष्क क्यों यहाँ पर आया है। प्राची की आंखें नम हो जाती है, उसे ये सब बातें सुनकर बहुत बुरा लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कई उसके दिल पे हजारों सुई चुभा रहा हो। प्राची एक ही जगह पर खड़ी थी, तभी शुभम उसके गोद से उतरने की कोशिश करती है तो प्राची शुभम को देखते हैं। दीदी वह देखो मेरे मम्मी, मुझे मम्मी के पास जाना है। प्राची साइड में देखती है तो एक औरत जिसने इस वक्त एक वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी, उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहीं पर काम करते हो। प्राची उस बच्चे को अपने गोद से उतार देती है तो बच्चा दौड़कर जाकर उस औरत से लिपट जाती है। वह औरत भी उस बच्चे को अपने गोद में लेकर उससे बातें करने लगती है। प्राची के कान में अभी भी वहां के सभी लोगों की बातें आ रही थी जो तनिष्क और शनाया को लेकर बातें कर रहे थे, जिसे सुनकर प्राची अंदर तक टूट रही थी। प्राची जल्दी से वहां से जाना चाहती थी। प्राची मुड़कर वहां से जाने को हुई ही थी कि तभी अचानक उसके पास एक लड़की आ जाती है जिसने व्हाइट कलर की फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी। प्राची के कुछ कहने से पहले वह लड़की प्राची के हाथ में कॉफी और जूस का ट्रे थमा देती है और कहती है, वैनिटी वैन में जाओ, यहाँ से लेफ्ट लेकर राइट साइड, वहीं पर मैडम है, उनको ये जूस देना और उनके साथ उनके बॉयफ्रेंड भी है, उनको काफी देना। ओके। इतना कहकर वह लड़की वहां से चली जाती है। प्राची उसे पीछे से बुलाती भी है पर वह सुनती ही नहीं। कहाँ फंस गई मैं, जल्दी से यह उस मैडम को देकर मुझे यहाँ से जानी होगी। इतना सोचकर प्राची उसी रास्ते से जाने लगती है। जाते हुए प्राची एक वैनिटी वैन के सामने पहुंचती है। प्राची इतना मूवी या फिर न्यूज़ ये सब नहीं देखी थी पर वह वैनिटी वैन को पहचान गई थी। प्राची वैनिटी वैन की ओर बढ़ जाती है पर जब वह उस वैन के पास जाती है तो वहां पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा हुआ था। यहाँ पर तो डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा है, क्या मैं गलत जगह आ गई? प्राची इतना सोच ही रही थी तभी उसे अंदर से अजीब अजीब सी आवाज आने लगती है, जैसे 2 लोग अंदर इंटीमेट हो रहे हो। प्राची अपनी आंखें बंद करके, मैं तो भूल ही गई, यहाँ पर तो मैडम के साथ उनके बॉयफ्रेंड भी है। ये लोग कितने बेशर्म होते हैं, पता भी नहीं है कि इस वैन के बाहर भी आवाज आते हैं। इतना सोचकर प्राची मुड़कर जैसे ही जाने का होती है कि उसके कान में लड़की की आवाज पड़ती है जो हौंफते हुए कह रही थी, आह धीरे तनिष्क, दर्द होती है ना। इतना सुनते ही प्राची की जैसे सांस ही अटक जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसके हाथ से वह ट्रेन गिर जाती है जिसमें जूस और काफी था। वह जल्दी से दौड़ते हुए वहां से सामने की ओर भागती है, तभी वह किसी से टकरा जाती है और गिरने ही वाली थी पर वह शख्स उसे कमर से पकड़ लेता है। प्राची अपनी आंखें उठाकर देखती है तो उसके सामने एक हैंडसम सा चेहरा था, जो चेहरा उसे ही एकटक देख रहा था। क्या बात है, इन खूबसूरत आंखों में आंसू, इन आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगती, उस हैंडसम लड़के ने मुस्कुरा कर कहा। प्राची ने जल्दी से उसको खुद से दूर किया। थैंक यू और सॉरी, इतना कहकर प्राची दौड़ते हुए वहां से चली जाती है और पीछे से वह लड़का प्राची को जाते हुए देख थैंक यू सॉरी एक साथ। इतना कहते ही उसे लड़के के चेहरे पर स्माइल आ जाता है और वह दौड़कर जाते हुए प्राची को देखने लगता है। एपिसोड 30, प्राची के तनिष्क को थप्पड़ मारना। अब आगे प्राची रोते हुए एक पैर के पास आकर खड़ी हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद होने के बाद भी प्राची की आंखों के कोने से आंसू बह रही थी और उसे वह आवाजें सुनाई दे रही थी। प्राची अपनी आंखें खोल लेती है और रोते हुए वहीं बैठ जाती है, तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस होती है तो प्राची चौंक कर पीछे देखती है। दीदी आप रो क्यों रही हैं? आपको भी क्या उस अंकल ने डांटा है? शुभम अपने गोल गोल आंखों से प्राची को देखते हुए बोला। प्राची अपनी आंखों से आंसू पहुंच शुभम के गाल पर हाथ रख, नहीं मुझे किसी ने नहीं डांटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे मम्मी कहाँ है? शुभम अपने हाथ से एक तरफ इशारा कर, वहाँ देखो वहाँ मम्मी कम कर रही है, तो मैंने देखा आप यहाँ पर आकर खड़े हो और फिर बैठ गए तो मैं आपके पास चली आई।
प्राची ने शुभम के गालों पर हाथ रख उसके फोरहेड पर किस करके उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर उसके मम्मी के पास जाकर, एक्सक्यूज मी, शुभम को अपने पास रखिए, ऐसे यहाँ वहाँ घूमना उसके लिए ठीक नहीं है, ये भी हो सकता है कोई उसे किडनैप कर ले, क्राइम बहुत बढ़ गई है। प्राची की बात सुनकर वह औरत प्राची को देखते हुए, मैं तो इसे बार बार अपने पास ही रख रही हूँ पर यह हर बार इधर उधर चला जाता है, अगली बार से ध्यान रखना। इतना कहकर प्राची उनके गोद में शुभम को देखकर वहां से दूसरी तरफ चली जाती है। प्राची जा ही रही थी तभी वह फिर से किसी से टकरा जाती है और गिरने ही वाली थी पर वह शख्स उसे कमर से पकड़ लेता है। गिरने की डर से इस बार प्राची ने अपनी आंखें बंद कर ली थी पर जब उसे कोई दर्द महसूस नहीं होती तो वह अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने देखती है तो यह वही लड़का था। प्राची जल्दी से उस लड़के को खुद से दूर करके सीधी खड़ी होती है और कुछ कहती है, उससे पहले वह लड़का कहता है, क्या बात है मिस, इसे लेकर दोबारा आप मुझसे टकरा रहे हैं, क्या यह आपकी कोई प्लान है? क्या आप मेरे वेट, क्या कहा आपने? प्लान? कैसा प्लान? और मैं नहीं, आप मुझसे दोबारा टकराए, प्राची ने उस लड़के को रोककर कहा। प्राची की बात सुनकर उस लड़के ने हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपने चेहरे को प्राची के चेहरे के करीब कर, आपको यह एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई नो आप यहाँ पर मुझसे मिलने आए हैं, आप मेरा कोई बड़ी फैन है राइट? प्राची अजीब सा चेहरा बनाकर, क्या आप हैं कौन जो मैं आपसे यहाँ पर मिलने आऊंगी? कोई मिनिस्टर है, कोई बड़ी डॉक्टर है? प्राची की बात सुनकर उस लड़के की आंखें बड़ी बड़ी हो जाता है और उसके पास खड़े लड़के का भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाता है और वह हैरानी से प्राची को देखने लगता है। मुझे बचाने के लिए थैंक यू बट आई एम सॉरी, मैं आपसे नहीं मिलने आई थी और ना मैं आपके कोई फैन हूँ, एक्सक्यूज मी। इतना कहकर प्राची मुड़कर वहां से चली जाती है। वह लड़का जाते हुए प्राची को हैरानी से देखता है और फिर अपने साइड में खड़े लड़के से पूछता है, देव क्या सच में ये लड़की मुझे नहीं जानती? ये कैसे हो सकता है? देव जो अब तक जाते हुए प्राची को हैरानी से देख रहा था, उस लड़के की आवाज़ सुन वह होश में आता है और उस लड़के को देख, नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, इंडिया और इंडिया के बाहर भी ना जाने आपके कितने सारे फैंस हैं और ये लड़की इंडियन है और यह आपको नहीं जानती, इट्स इम्पॉसिबल, मुझे तो लगता है यह आपकी कोई बहुत बड़ी फ़ैन है और यह बस आपकी अटेंशन पाना चाहती है जिस वजह से ये सब कर रही है, आपको ना जानने की नाटक कर रही है क्योंकि सुपरस्टार आर्यन राठौड़ कोई ना पहचाने, ये हो ही नहीं सकता, इंडिया के बच्चा आपको जानता है। देव की बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर एक बड़ा स्माइल आ जाता है और वह देव को देख, अगर ऐसा है तो उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसने मेरी अटेंशन पहले ही नज़र में अपनी तरफ कर ली है। एक बड़े से घर के अंदर मातम छाया हुआ था, उस घर से रोने की आवाज़ निकल रहा था, वहां पर सभी वाइट कपड़ों में आए हुए थे, साथ में रिपोर्टर्स भी थी। घर के अंदर एक हैंडसम लड़के का फोटो जिसमें हार चढ़ाए गए थे और सामने एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उस डेड बॉडी का हालत काफ़ी खराब था जो वाइट चादर से ढके हुए थे। उस डेड बॉडी के चारों ओर कई लोग बैठे रो रहे थे। सभी की नज़र डोर की तरफ जाता है जहाँ से रुक्मणी जी और आलोक जी आ रहे थे, उन दोनों ने भी वाइट ही कपड़े पहने थे। रुक्मणी जी आकर एक औरत के पास बैठ जाते हैं और आलोक जी थोड़ी दूर खड़ा एक आदमी के पास चला जाता है। रोए मत, ऋषि की किस्मत में ये था, आप टेंशन मत कीजिए, बहुत जल्द पुलिस ऋषि के कातिल को पकड़ लेंगे। ऋषि की मॉम रोते हुए रुक्मणी जी को देख, अब उन लोगों को पकड़कर क्या फ़ायदा, मेरे बेटे को तो वह लोग बचा नहीं पाए, मेरा जवान बेटा चला गया, क्या वह मेरे बेटे को मेरे गोद में वापस दे पाएंगे? ऋषि की मॉम की बात सुनकर रुक्मणी जी कुछ नहीं कहते, वही आलोक जी भी ऋषि के डैड को समझ रहे थे जो थोड़ी दूर खड़ा होकर रो रहे थे, वह भी काफ़ी ज़्यादा टूट चुके थे। उनके जवान बेटा जो कुछ दिन से गायब था वह इस वक्त उनके सामने बस एक लाश बनकर पड़ा था। घर आते आते प्राची को शाम हो जाती है और इस वक्त उसकी चेहरा बिल्कुल लाल थी, कोई भी उसे देखकर यह बता सकता था कि वह कुछ देर पहले तक भी रो रही थी, उसकी आंखें सूजी हुई थी। प्राची कार में रखे पानी के बोतल को निकाल उसमें से पानी अपने चेहरे और आंखों पर छिड़कती है और फिर दुपट्टे से अपने चेहरे को पोंछ के एक गहरी सांस लेकर घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही सामने देख प्राची की कदम रुक जाती है क्योंकि सामने शौर्य और मिश्का बैठे थे। प्राची को आते देख मिश्का जल्दी से प्राची के पास जाकर उसे हक कर लेती है और प्राची भी मुस्कुराते हुए उसे हक कर लेती है। प्राची जल्दी से तैयार हो जा, हमें निकालना है, ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, शाम हो गई है, भैया शहर नहीं है तो वहाँ नहीं पाए, हम आए हैं। शौर्य भी उठकर प्राची को देख बोला। शौर्य के मुंह से तनिष्क के शहर में न होने की बात सुनकर प्राची को याद आ जाता है कुछ देर पहले उसने जो भी देखा और सुना। प्राची अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर एक गहरी सांस छोड़ के आंखें खोल। शौर्य, मैं कह रही थी कि मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ, कुछ दिन बाद में खुद से आ जाऊंगी, तुम दोनों जाकर मॉम डैड को कह दो। प्राची की बात सुनकर मिश्का उसे देखते हुए, पर क्यों? प्राची मिश्का को कुछ कहती उससे पहले महेश जी प्राची को आंखें दिखाकर रोक देते हैं और उन दोनों से कहते हैं, अरे प्राची बेटा अभी जाएगी बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, चलो।
इतना कहकर महेश जी प्राची का हाथ पकड़ उसे वहां से प्राची के रूम में ले जाते हैं। पापा आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनके साथ जाऊंगी? मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ, प्राची ने महेश जी को देख कहा। बेटा अभी तुम्हारी शादी हो गई है और यह एक रस्म होती है, तुम्हें आज ही अपने ससुराल जाना होगा और एक बात बुरा मत मानना, जो भी हो वह तुम्हारी ससुराल है और तुम्हें पूरी जिंदगी वही रहना होगा। शादी तो हो गई ना, वह भी तुम्हारी मर्जी से और चाह कर भी हम इसे बदल नहीं सकते, तो तुम उनके साथ अपने घर वापस चले जाओ। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा पर बाद में तुम जरूर समझोगे। इतना कहकर महेश जी प्राची के सर को सहलाकर रूम से बाहर चले जाते हैं। महेश जी की बातें सुनकर प्राची की आंखें नम हो गई थी। शादी हो गई है तो मैं पढ़ाई हो गई पापा, अब यह मेरी घर नहीं वह मेरी घर है। ठीक है मैं चली जाऊंगी पापा यहाँ से और कभी नहीं आऊंगी। इतना कहकर अपने आंसू पहुंचकर प्राची अपने सारे कपड़े ट्रॉली में भरने लगती है। कुछ देर बाद प्राची अपने ट्रॉली को लेकर नीचे आती है और महेश जी को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेकर चारों ओर देख, पापा मम्मी और टीना कहाँ है? आने के बाद से मैंने उनको नहीं देखा। महेश जी इधर उधर देखते हुए, वह बेटा टीना अपने एक फ्रेंड के घर गई है और तेरे मम्मी भी अभी सो रहे हैं, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए। मम्मी की तबीयत खराब है और आप मुझे अभी बता रहे हैं, मैं मम्मी को देखकर आती हूँ। इतना कहकर प्राची राधिका जी के रूम की ओर जाने लगे, तभी महेश जी उसे रोकते हुए, प्राची तुम लोगों को लेट हो रही है और तेरे मम्मी सो रही है, अभी तो उनके बारे में मत सोच और जा। प्राची कुछ कहना चाहती थी पर वह कुछ नहीं कहती और चुपचाप घर से बाहर चली जाती है। प्राची के पीछे पीछे मिश्का और शौर्य भी घर से बाहर चली जाती है। एक हफ्ते बाद, इन एक हफ्तों में तनिष्क घर नहीं आया था और सभी को यही पता था कि तनिष्क कानपुर में है, पर प्राची को पता था तनिष्क कानपुर में नहीं मुंबई में ही है। प्राची बालकनी में खड़ी थी, वह इस वक्त कुछ गहरी सोच में थी जिस वजह से उसे ये भी एहसास नहीं होता कि रूम में कोई आया है। शाम का वक्त था और प्राची एकटक आसमान को देखते हुए कुछ सोच रही थी। प्राची कुछ सोच रही थी तभी उसके हाथ में पकड़ा फोन रिंग करने लगती है, तो प्राची को हो जाती है और वह कॉल रिसीव करती है। प्राची के कॉल रिसीव करते हैं उधर से कुछ कहता है, जिसे सुन प्राची कहती है, एक प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से वह पेपर खो गई, अब तू जल्दी से इंडिया वापस आ और मुझे न्यू पेपर बना कर दे। प्राची की बात सुनकर उधर से कुछ कहता है, जिसे सुन प्राची कॉल कट कर देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। बंद आंखों के कोने से कुछ बूंद आंसू लुढ़क कर उसके गाल में आ जाती है, जिसे वह साफ करके एक गहरी सांस छोड़ पीछे पलट रूम के अंदर आ जाती है। प्राची जैसे ही रूम के अंदर आती है तो देखी है सामने तनिष्क सोफे पर बैठा है। ऐसे अचानक रूम में तनिष्क को देख पहले तो प्राची के चेहरे पर हैरानी के एक्सप्रेशन आते हैं, पर फिर जब तनिष्क प्राची को देखा है तो प्राची उसे अपनी नज़र हटा लेती है और वहां से क्लोजेस्ट रूम की ओर जाते हुए, मैं इस रूम में नहीं रहना चाहती थी, मॉम ने ही कहा कि मैं इस रूम में रहूं, पर आप चिंता मत करना मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर प्राची क्लोजेट रूम में चली जाती है। प्राची की बातें सुनकर तनिष्क को कुछ समझ नहीं आता, वह असमंजस में क्लोजेट रूम की ओर देखने लगता है। कुछ देर बाद प्राची कुछ कपड़े लेकर बाहर आती है और डोर की तरफ जाने लगती है, तभी तनिष्क सोफे से उठकर प्राची को देख पूछता है, तुम किससे बात कर रहे थे? तनिष्क की बात सुनकर प्राची एक पल को रुक जाती है, पर फिर वह डोर की तरफ जाने लगती है। प्राची को ऐसे खुद को इग्नोर करते देख तनिष्क के हाथों की मुट्ठी बन जाता है और वह गुस्से में प्राची के पास जाकर प्राची को शोल्डर से पकड़ अपनी और मोड़ के पीछे डोर से चिपका देता है और खुद भी बिल्कुल प्राची से चिपके खड़ा हो जाता है। तनिष्क के ऐसा करते ही प्राची के हाथ में पड़े सारे कपड़े फ्लोर पर गिर जाती है और प्राची खुद भी हैरानी से तनिष्क को देखने लगती है। तनिष्क प्राची के शोल्डर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, तुमने मुझे इग्नोर कैसे कर लिया? मैं तुमसे कुछ पूछा है ना? जवाब दो, किससे बात कर रही थी तुम? प्राची तनिष्क को देखते हुए शांत आवाज में, किस हक से पूछा है आपने मुझे? आप तो मुझे अपना पत्नी तो छोड़िए कुछ भी नहीं मानते हैं और हम सवाल उसी से करते हैं जिनको हम कुछ मानते हो, और आपने जो सवाल किया वो पर्सनल सवाल है, मैं अपने पर्सनल बातें आपको क्यों कहूँ? कौन है आप मेरे? प्राची की बात सुनकर तनिष्क पकड़ प्राची पर और ज्यादा कसता जा रहा था, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तनिष्क का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तनिष्क के ऐसा करने से प्राची को अपने शोल्डर पर काफी ज्यादा पेन महसूस हो रही थी। वह अपने हाथों को आगे करके तनिष्क को खुद से दूर करते हुए, तनिष्क जी प्लीज मुझे छोड़िए, मुझे दर्द हो रही है, मैंने कहा ना आपको मैं आपके रूम में कभी नहीं आऊंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से प्लीज। प्राची के और कुछ कहने से पहले तनिष्क प्राची के गर्दन को पीछे से अपने एक हाथ से कस के पकड़ दूसरे हाथ को प्राची के कमर पर लपेट प्राची को अपने और करीब करते हुए उसके चेहरे को ऊपर कर प्राची के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और बेदर्दी से प्राची को किस करने लगता है। तनिष्क प्राची के होंठों को सक करने के साथ साथ बाइट भी कर रहा था और वह धीरे धीरे प्राची के टांग को अपने मुंह में लेकर शक कर रहा था और साथ में बाइट भी कर रहा था, जिससे प्राची की टांग और होठों से खून निकल रही थी।
तनिष्क के ऐसा करने से प्राची को दर्द हो रही थी। उसे एक हफ्ते पहले शूटिंग स्पॉट में उसने जो भी सुना वह याद आ रही थी, जिसे याद करते ही प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर तनिष्क को खुद से दूर करके उसके गाल में एक थप्पड़ जड़ देती है। प्राची का ऐसा करने से तनिष्क एकदम से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी प्राची ने तनिष्क को नहीं रोका था, पर आज प्राची ने तनिष्क को रोका और उल्टा उसे थप्पड़ भी मार दिया। तनिष्क अपने गाल में हाथ रख गुस्से और हैरानी के मिलेजुले एक्सप्रेशन से प्राची को देखने लगता है। प्राची अपनी आंखों में आंसू लिए रोते हुए, आखिर आप चाहते क्या है मुझसे? आप शनाया जी से प्यार करते हैं ना, आप उसके साथ इंटीमेट? इतना कहते कहते प्राची अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर एक गहरी सांस छोड़ के अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके, प्लीज आप मुझसे दूर रहिए और किसी एक से ही खुश रहिए, ऐसे हर जगह अपना मुंह मत मारिएगा, किसी एक लड़की के साथ तो लॉयल रहिए। आप मुझसे प्यार नहीं करते इसलिए आप मेरे साथ लॉयल नहीं है, मैं मानती हूँ, पर जिससे प्यार करते हैं उसके साथ तो रहिए। इतना कहकर प्राची फर्श से अपने कपड़ों को उठाकर रोते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। प्राची की बातें सुनकर बहुत देर तक तनिष्क डोर को घूरता रहता है जहां से प्राची गई है, फिर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। तनिष्क और सिद्धार्थ इस वक्त सिद्धार्थ के विला में आमने सामने बैठा था और सिद्धार्थ एकटक तनिष्क को देख रहा था, जो एक के बाद एक पैग खाली किया जा रहा था। तनिष्क फिर से अपने लिए पैग बनने लगता है और जैसे ही उसे अपने होठों से लगता, सिद्धार्थ उसके हाथ से ग्लास ले लेता है और उसे घूरते हुए, तनिष्क बस कर, तुझे अब इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तू जो चाहता था वही तो हुआ ना, तो अब तू ऐसे क्यों कर रहा है? तू ही तो चाहता था कि वह तुझसे दूर हो जाए, तो अभी वह तुझसे दूर हो रही है। आज वह तेरे रूम से निकल गई, 2 दिन बाद वह तेरे जिंदगी से भी निकल जाएगी। तुझे तो खुश होना चाहिए, तूने उसे खुद से दूर करने के लिए इतना सब किया, तो अब तू। सिद्धार्थ के इतना कहते कहते तनिष्क अपने गुस्से से लाल आंखों से उसे घूरता है। यह आंखें किसी और को दिखाना, मैं नहीं डरता तेरे इन आंखों से, मैंने तुझे पहले भी कहा था उसके साथ ऐसा मत कर, पर तूने मेरा बात मान ही नहीं, तो अब तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? तू जो चाहता था वही तो हुआ। सिद्धार्थ की बात सुनकर इस बार तनिष्क के चेहरे पर एक व्यंग भरे मुस्कान आ जाता है और वह हकलाते हुए कहता है, सही कहा, मैं तो यही चाहता था कि वह मुझसे दूर हो जाए। मैं दुखी नहीं हूँ, मैं खुश हूँ और मैं खुशी से पी रहा हूँ। मुझे मत रोक, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। वह मुझसे अब धीरे धीरे नफरत करने लगेगी और मैं तो बस इसी खुशी को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। इतना कहकर तनिष्क सिद्धार्थ के हाथ से वह ग्लास ले लेता है और एक ही सांस में पी जाता है। तनिष्क फिर से ग्लास भरने लगता है तो इस बार सिद्धार्थ उसके हाथ से गिलास और बोतल दोनों ही ले लेता है और फर्श पर पटक देता है, जिससे दोनों एक साथ टूट जाते हैं। सिद्धार्थ के ऐसा करने से तनिष्क गुस्से में उसे देखा है तो सिद्धार्थ आंखें छोटा कर, तू अपने बड़े भाई के सामने शराब पी रहा है, बहुत हुआ तेरा, अभी चुपचाप जाकर रूम में सो जा, आज सिंघानिया मेंशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर सिद्धार्थ सोफे से उठकर तनिष्क को उठाने ही वाला था, पर तनिष्क अपना हाथ दिखाकर उसे रोक देता है और अपने लड़खड़ते आवाज में कहता है, बड़े भाई तू बस मुझसे 5 मिनट बड़ा है और मैं खुद उठ सकता हूँ और सिंघानिया मेंशन भी जा सकता हूँ, पर हाँ याद रखना तू मत आ जाना सिंघानिया मेंशन, याद है ना तुझे? सब मैं अकेला जा सकता हूँ, जान सकता हूँ मैं अकेला। इतना कहकर तनिष्क सोफे से उठने की कोशिश करता है, पर उठते ही वह फिर से गिर जाता है। तनिष्क को ऐसे देख सिद्धार्थ अपने फोरहेड पर 2 उंगली से रब करते हुए, 10 बोतल खाली कर दिया, पर साहब की अकल अभी तक नहीं गया। इतना कहकर सिद्धार्थ तनिष्क को पकड़ के खड़ा करता है और उसे लेकर बिला से बाहर रखकर तनिष्क की कार निकाल के पीछे की सीट में बिठा देता है। सिद्धार्थ ने ड्राइवर को कॉल कर दिया था, जिससे ड्राइवर वहीं पर खड़ा था। सिंघानिया मेंशन ले जाकर तुम ये देखना कि वह मेंशन के अंदर गया या नहीं, वह मेंशन के अंदर जाएगा, फिर तुम आओगे और मुझे बताओगे, ठीक है? सिद्धार्थ की बात सुनकर ड्राइवर अपना सिर हाँ में हिलता है और ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से निकल जाता है। सिद्धार्थ कुछ देर वहां पर खड़ा रहकर जाते हुए कार को देखती है और फिर एक गहरी सांस छोड़ के वह भी अपने कार को लेकर निकल जाता है। प्राची किससे बात कर रही थी? कौन है सिद्धार्थ? तनिष्क ने सिद्धार्थ को सिंघानिया मेंशन जाने से मना क्यों किया?